दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हमारा गहन अध्ययन चल रहा है और जो टॉपिक हमने डिस्कशन कर लिया है आज उससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वायुमंडल से संबंधित है। और जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनसे जिस भी विभाग के, जिस भी डिपार्ट के कोई वैकेंसी आती है, उसके लिए जो क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उससे संबंधित प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है दोस्तों जो काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के बीच में डिस्कशन करता है, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। बने रहिए द सक्सेस पॉइंट @ के साथ दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, जिससे ये पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, जो वहाँ पे अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई पृथ्वी की सतह को गर्म करने वाली तीव्र सौर विकिरण से प्रभावित होती है। कथन दूसरा है कि भूमध्य रेखा पर गर्म सतह हवा को ऊपर उठने का कारण बनती है। यानी जो भूमध्य रेखा पर जो गर्म सतह क्या करती के कारण हवा क्या करती ऊपर उठने का कारण बनती है। इससे हेडली कोशिकाओं के रूप में ज्ञात शक्तिशाली संवहन कोशिकाओं का निर्माण होता है। आपको कथन और कारण दोनों देखते हुए इसका सही जवाब देना है और उस कूट का चयन करना है जिसमें ये दोनों ही क्या करें दोस्तों, पहला सही है कि दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, कथन दोनों सही हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। लेकिन किसका संबंधित कूट का चयन करते हुए। तो पहले आप बताइए कि कथन कौन सा सही है। पहले दोस्तों बात की जाए कथन पहले की, तो भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई पृथ्वी की सतह को गर्म करने वाली तीव्र और विकिरण से प्रभावित होती है। ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन है कि भूमध्य रेखा पर गर्म सतह हवा को ऊपर उठने का कारण बनती है। इससे हिडली कोशिकाओं के रूप में ज्ञात शक्तिशाली संवहन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। और कथन दो जो है प्यारे दोस्तों, वो कथन एक की व्याख्या करता है। तो ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? ए पे दे रहा है कि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। कथन दो जो है वो कथन एक की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपने देखा प्यारे दोस्तों कि आपका जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर क्या था कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है वो दूसरा कथन कथन एक की व्याख्या करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है। हालांकि पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रचुरता बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन पहला क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना बड़ा है कि इतने हल्के तत्व को धारण नहीं कर सकता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना छोटा है कि हल्के तत्व को धारण नहीं कर सकता। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका जवाब दीजिए प्यारे दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि ब्रह्मांड में जो हाइड्रोजन है, ठीक, उसकी प्रचुरता बहुत कम है। ऐसा क्यों है? किसमें? पृथ्वी के वायुमंडल में। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण इतना क्षेत्र छोटा है कि इतने हल्के तत्व को धारण नहीं कर सकता। तो दोस्तों ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है। पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रचुरता बहुत कम है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है वो इतना छोटा है कि इसके हल्के तत्व को धारण नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यमंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है।
यह वायुमंडल की तीसरी स्तर है। अंतरिक्ष से प्रवेश करते समय इस परत में उल्कापिंड जलते हैं। मध्यमंडल के भीतर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। दोस्तों बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है। कोशिश कीजिए कि इससे आप जुड़ सकें, पढ़ सकें, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। चलिए, तो मध्यमंडल के संदर्भ में निम्न में से जो कथन सही नहीं है उसकी बात की जाए। तो जो मध्यमंडल के संदर्भ में सही नहीं है वो है मध्यमंडल के भीतर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है जबकि तापमान घटता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? हरि विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्यमान विकिरण या फिर पराबैंगनी विकिरण? तो दोस्तों ओजोन परत जिस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है वो कौन सी? वो है पराबैंगनी विकिरण। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। ऑप्शन है जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत जो माना जाता है वो माना जाता है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल को कितने ताप कटिबंध में बांटा गया है? एक कटिबंध, दो कटिबंध, तीन कटिबंध या फिर चार कटिबंध में? फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। कौन से कटिबंध में बांटा गया है? दोस्तों वायुमंडल को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है? तीन कटिबंधों में बांटा गया है। शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीन कटिबंधों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंधों में बांटा गया, यानी कि तीन। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन कौन सा याद रखिएगा? पहला होता है आपका उष्ण कटिबंध, उसके बाद आपका शीतोष्ण कटिबंध और उसके बाद होता है आपका शीत कटिबंध, यानी कि तीन कटिबंधों में बांटा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए 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 दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि किरणों के तिरछेपन से सूर्य ताप बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, अस्थिर रहता है? तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा कि किरणों के तिरछेपन से सूर्य ताप तो दोस्तों किरणों के तिरछेपन से जो सूर्यताप है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रकाश तथा ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में? तो प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल।
तो दोस्तों प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों का जो परावर्तन होता है वो होता है आपके आयन मंडल में। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा की गति प्रति सेकंड कितनी होती है? 30,000 मील, 1,06,80,000 मील, 9,30,000 मील या 18,60,000 मील। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों बात की जाए सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा की गति प्रति सेकंड की, तो ये होती है आपकी 18,60,000 मील। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वायुमंडल के घटकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो मुख्य गैसें हैं जो वायुमंडल का 99% हिस्सा बनाती हैं। बिल्कुल सही है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य होगी, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड केवल 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, तो गलत है क्योंकि 90 किलोमीटर तक ही पाई जाती है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। और कौन सा सही है? केवल पहला कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? सी पे। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मायल प्रोटोकॉल 1987 किससे संदर्भित करता है? अपने ग्रह यानी पृथ्वी की जैव विविधता को बचाना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण आयोग के लिए उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना, अंटार्कटिक को एक आणविकता मुक्त क्षेत्र के रूप में रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना, CFC का प्रयोग घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों मायल प्रोटोकॉल जो होता है 1987 की बात की जाए तो ये CFC का प्रयोग घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः की मौजूदगी में होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफिल, कार्बन, विघटनाभिक विघटनाभिक अवशिष्ट यानी रेडियोधर्मी अपशिष्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र होती है मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होता है, आपको ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति में होता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होता है, तो क्लोरोफिल कार्बन की मौजूदगी में होता है। आइए आगे चल। आगे प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि गरजने वाला चालीसा इस शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यापारिक पवन, ध्रुवी पवन, पश्चिमी पवन या फिर भूमंडलीय पवन। गरजने वाली चालीसा का संबंध किससे है, किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों गरजने वाली चालीसा की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? तो गरजने वाली चालीसा का संबंध होता है पश्चिमी पवन से। किससे होता है? पश्चिमी पवन से। बात समझ आ रही है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी गरजने वाली चालीसा का संबंध किससे होता है? पश्चिमी पवन से होता है। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं विकिरण ऊर्जा, सूर्य तपन, धूप, पार्थिव विकिरण। तो दोस्तों पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो काफ़ी प्रश्न पहले भी डाले जा चुके हैं, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से जुड़िए, अपने सक्सेस को पाने की लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों। चलिए, तो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं, तो पृथ्वी पर आने वाले सूर्य विकिरण को कहते हैं सूर्य तपन। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाते हैं तो इससे आपको ये मालूम हो पाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बनता है और किस किस पार्ट से आता है।
चलिए आगे चलते हैं। ओलावृष्टि का कारण होता है द्रवण, संवहन, ऊर्ध्वपतन, हिमीकरण। ओलावृष्टि का कारण होता है द्रवण, संवहन, ऊर्ध्वपतन, हिमीकरण। तो दोस्तों ओलावृष्टि का जो कारण होता है वो होता है हिमीकरण। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा आज का सेगमेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन, धूल में वृद्धि, पादप आवरण में परिवर्तन। तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी के भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है वो होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा, वर्तमान से अधिक हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा, या वही रहेगा? क्या बताएं कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? तो दोस्तों यदि पृथ्वी के वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो क्या हो जाएगा? वर्तमान आपका कम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत होती है क्षोभ मंडल, बहिमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान आंसर इसका होगा। तुरंत आप देख के बता सकते हैं कि वायुमंडल से नीचे परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पवन की अपवाहन क्रिया यानी डिफ्लेक्टिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? यारडांग, वार्त गर्त यानी ब्लो आउट, बालू डिब्बा यानी सैंड ड्यून, या फिर प्लाया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है पवन की अपवाहन क्रिया डिफ्लेक्टिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? तो पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को कहा जाता है वात गर्त यानी कि ब्लो आउट। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि प्लाया या सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, सबसे गर्म भाग है क्योंकि क्या कारण है आपको ये बताना है। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म भाग होता है क्योंकि यह पृथ्वी की पृष्ठ से क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? मृदु और आर्द्र जलवायु, शुष्क ग्रीष्म तथा वर्षा शीतकालीन जलवायु, लंबी शुष्क ऋतु वाली उष्णार्द्र जलवायु, तप्त ग्रीष्म तथा ठंडी शीतकालीन जलवायु। असमय सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाएगी? मृदु तथा आर्द्र जलवायु, शुष्क ग्रीष्म तथा वर्षा शीतकालीन जलवायु, लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु, तप्त ग्रीष्म तथा ठंडी शीतकालीन जलवायु। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में जो दशा आदर्श मानी जाती है वो होती है लंबी
शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु। तो ये कहाँ पे दे रहा है आपकी, ये दे रहा है आपका दोस्तों सी पे। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एल नीनो प्रकट होता है। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि एल नीनो प्रकट होता है अटलांटिक महासागर के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर, प्रशांत महासागर के ऊपर या फिर भूमध्य सागर के ऊपर। तो फटाफट से कमेंट उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एल नीनो प्रकट होता है। तो दोस्तों एल नीनो जो है वो प्रकट होता है प्रशांत महासागर के ऊपर। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं। प्रश्न है कि हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं। मृग यानी क्लिफ, गैर यानी सर्ग, मरुडिब्बा ड्यून या फिर हमादा। तो दोस्तों हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहा जाता है मरुटिब्बा यानी ड्यून। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं। फ्यूरियस 50s, स्क्रीचिंग 60s, हार्श लेटीट्यूड्स, रोरिंग 40s। फ्यूरियस 50s, स्क्रीनिंग 60s, हार्श लेटीट्यूड्स, रोरिंग 40s। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। तो पहले दोस्तों माफ़ कीजिएगा उपोष्ण उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है हार्श लेटीट्यूड के नाम से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्यस्थ मंडल, संताप मंडल, परिवर्तन मंडल। आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, आयन मंडल, मध्यस्थ मंडल या फिर संताप मंडल। मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल या फिर आयतन मंडल। तो दोस्तों इसका फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों बात की जाए इसका क्रम वाइज क्रमबद्धता को जानने के लिए वायुमंडल के परतों का, तो सबसे पहले आपका होता है परिवर्तन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यस्थ मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आयतन मंडल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जुड़े रहिए चैनल से। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल।